जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फ्री ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशंस के दरमियान डिफरेंस, और इसके साथ साथ हम रेजोनेंस के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। फ्री ऑसिलेशंस क्या होती हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी executing free oscillations if it oscillates with its natural frequency without interference of external force। जैसे कि ये नीचे एक डायग्राम दिखाई गई, आपको एक सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है। इसकी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ L है, इसके साथ मेटेलिक सफियर को बांधा गया है और L लेंथ है इसकी। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है 1/2 G/L स्क्वायर रूट होता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये लेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो अब इसकी हर जो भी कोई पेंडुलम होगा, कोई ऑसिलेटर होगा, उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है, यहाँ पे जिस तरह सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी L और G पे डिपेंड करती है। सरफेस ऑफ अर्थ पे अब अगर G कांस्टेंट है तो फिर अगर लेंथ भी कांस्टेंट है, आप स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं करते, पेंडुलम की लेंथ चेंज नहीं करते, तो फिर इसकी एक फ्रीक्वेंसी आएगी। अगर लेंथ चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेकिन कांस्टेंट लेंथ के लिए अगर आप इसको ऑसिलेट करवाते हो तो इस पेंडुलम की एक बनेगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है तो उसकी ऑसिलेशंस को हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। हम क्या करते हैं, हम इसको जस्ट एक बार डिस्टर्ब करते हैं, इसको इसके मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर देते हैं, यहाँ लाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब ये खुद ही ऑसिलेशंस करता रहेगा। अब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको अप्लाई नहीं कर रहे, और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई नहीं कर रहे बाहर से सिस्टम को, तो ये जो सिस्टम ऑसिलेट करेगा ये फ्री ऑसिलेशंस करेगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कि डिपेंड कर रही है इसकी लेंथ के ऊपर। तो ऐसी ऑसिलेशन जिनमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का इंटरफेरेंस नहीं है, सिस्टम को आपने एक बार डिस्टर्ब किया है, उसके बाद उसकी ऑसिलेशन शुरू हो गई है, और ऑसिलेशन हो रही है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऐसी ऑसिलेशन का नाम हमने रखा हुआ है फ्री ऑसिलेशंस। और दूसरी होती है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। अ बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड वाइब्रेशंस। यहाँ पे फ्री लिखा गया है, आप इसको फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहेंगे इफ इट ऑसिलेट्स विद द इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। इसको हम फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहेंगे अगर एक्सटर्नल फोर्स के इंटरफेरेंस की वजह से ये ऑसिलेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके पास इसी तरह का मैस और ये स्ट्रिंग वाला सिस्टम है जिसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम जो है इसको ऑसिलेट करवाया, ये ऑसिलेट करना शुरू हो गया, मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन से ये दूसरी एक्सट्रीम तक गया, वापस आया इस एक्सट्रीम पे। तो यहाँ से आप उसको स्ट्रक कर दें, किसी चीज से स्ट्रक करें, फिर ये जाए आगे, फिर वापस आए, यहाँ आए तो फिर स्ट्रक करें, फिर जाए, फिर वापस आए, फिर स्ट्रक करें, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाएं इस पे हर बार रिपीटेडली। तो फिर ये जो ऑसिलेशन होगी इसको हम कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। इफ द mass of vibrating pendulum is struck repeatedly when forced vibrations are produced। तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस होती है जब मैस को रिपीटेडली आप क्या करें, स्ट्रक करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, वाइब्रेशंस ऑफ फैक्ट्री फ्लोर बाय रनिंग ऑफ हैवी मशीनरी। अब देखें किसी फैक्ट्री में हैवी मशीनरी वर्क कर रही है तो उसका जो फ्लोर है उसमें वाइब्रेशंस है। वो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो मशीनरी की वर्किंग की वजह से हो रही हैं। मशीनरी वाइब्रेट करती है जिस वजह से फ्लोर भी वाइब्रेट करता है। तो फ्लोर को कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली ऑसिलेट करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? मशीनरी करवा रही है। तो फ्लोर की जो वाइब्रेशंस हैं मशीनरी की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इनको हम कहते हैं
फोर्स्ड वाइब्रेशंस। दूसरी एग्जांपल इसकी है स्ट्रिंग ऑफ गिटार व्हेन प्लेड एंड स्ट्रक रिपीटेडली। गिटार है, उसकी स्ट्रिंग को आप बार बार स्ट्रक करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो बार बार उसको स्ट्रेच करते हैं, टच करते हैं, हिट करते हैं, तो वो जो ऑसिलेशन हो रही है वो भी फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रही है। बिल्कुल इससे मिलती जुलती मिसाल स्विंग की है। झूला है, बच्चे झूला झूलते हैं, तो एक बच्चा जो है झूला झूल रहा है, एक आदमी पीछे खड़ा है, वो उसको जब वो एक चक्कर काट के वापस आता है तो उसको स्ट्रक करता है, फिर वो आगे जाता है बच्चा, फिर ऑसिलेट करता हुआ वापस आता है, फिर उसको स्ट्रक करता है। तो स्विंग जो है ये भी एक एग्जाम्पल है फोर्स्ड ऑसिलेशंस की, अगर उसको बार बार रिपीटेडली स्ट्रक किया जाए तो। और एक हमारे पास पॉइंट है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब वो ऑब्जेक्ट जिसको बार बार स्ट्रक किया जा रहा है रिपीटेडली, जिसमें फोर्स्ड वाइब्रेशंस हो रही हैं, उस सिस्टम को, उस फिजिकल सिस्टम को हम कहते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। द फिजिकल सिस्टम undergoing forced vibrations is called driven harmonic oscillator. नेक्स्ट है बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखी है। रेजोनेंस occurs when the frequency of applied periodic force is equal to one of natural frequencies of vibration of driven harmonic oscillator। या दूसरी डेफिनेशन इसको समझने की कोशिश करते हैं। When a force acts on a body having frequency equal to natural frequency of the body। एक फोर्स लगती है किसी बॉडी पे, और जो फोर्स लगती है उस फोर्स के लगने की जो फ्रीक्वेंसी है, बार बार लग रही है, कितने टाइम के बाद लगनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर इक्वल हो जाए उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है, द बॉडी वाइब्रेट्स विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। उस बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। इस फिनोमेने का नाम है रेजोनेंस। हम इसको एग्जाम्पल से, इसके इफेक्ट से हम इसको सीखते हैं, ताकि हमें समझ आए कि ये रेजोनेंस क्या होती है और ये किस तरह से रोल प्ले करती है। इसके इफेक्ट्स देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस कहता है कि एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और रेजोनेंस पे एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। अब ये दो पॉइंट्स रेजोनेंस के रिजल्ट्स इस तरह के होते हैं, या तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा या एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी। इसको समझाया, सबसे पहले इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी बर्टन साहब ने, बर्टन्स पेंडुलम एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास कॉलेज में मौजूद भी है, हम इसको ऑपरेट करके डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, और वाकई आप उसे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ रेजोनेंस हो रही है। इस बर्टन ने जो एक्सपेरिमेंट पेश किया रेजोनेंस का, ये एक रॉड कंसीडर किया, यहाँ पे एक रॉड लिया है, इसको दो रस्सियों से बांधा है, स्ट्रिंग से S1 और S2 से ऊपर सपोर्ट के साथ बांध दिया है, और इस रॉड के साथ पेंडुलम बांध दिए हैं। और जो पेंडुलम इसके साथ अटैच किए हैं वो तीन तरह के किए हैं। एक ऐसा पेंडुलम है जिसको A का नाम दिया है, इसकी लेंथ, और दूसरा A' है, इसकी लेंथ बराबर है। ये एक पेंडुलम ही बनेगा, इनकी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर होगी क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो बराबर है। ऐसी दूसरा पेंडुलम यहाँ पे कंसीडर किया है B और B', ये दोनों जो हैं इनकी लेंथ सेम है, इसलिए इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। तीसरे जो दो यहाँ पे बनाए हैं C और C', इनकी लेंथ सेम है, तो इसलिए इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। इस तरह का सिस्टम है। अगर आप C को स्ट्रक कर देते हैं, सपोज करें वर्टिकली, यहाँ पे आपने स्ट्रक किया इसको इनटू द पेपर, ये ऑसिलेट करना शुरू कर दिया है इसने। C अगर ऑसिलेट करना शुरू करेगा तो उससे क्या होगा कि ये जो ऊपर रॉड है, ये इसमें थोड़ी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। इसकी वाइब्रेशन की वजह से
ये सारे पेंडुलम जो है वो हल्के हल्के वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, थोड़े एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। थोड़ी ही देर में आप क्या देखेंगे कि ये जो सी डैश था इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ए डैश और बी डैश, ए और बी, इनका एम्पलीट्यूड बहुत कम रहेगा, सी डैश का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। ये एक इफेक्ट है रेजोनेंस का। एक्चुअली रेजोनेंस हुई है सी की सी डैश के साथ, क्यों? क्योंकि इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर है। ए को आपने ऑसिलेट करवाया, ये ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर बन गया सी, ठीक है। और ये जो सी डैश है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर थी, क्योंकि इन दोनों की लेंथ बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे सी डैश में एनर्जी अब्जॉर्प्शन इसमें मैक्सिमम होगी और इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो था वो मैक्सिमम हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप YouTube पे जाएं, वहां लिखें बार्टन्स पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, आपको वीडियोस मिलेंगे इससे रिलेटेड। हमारे कॉलेज में मौजूद है, फिजिकल क्लास होती तो मैं आपको जरूर वहां पे परफॉर्म करके ये एक्सपेरिमेंट दिखाता। तो आप इसको देखें, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वाकया ही आप खुद भी बना सकते हैं घर में इस तरह का सिस्टम, और उससे आप एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं। अगर आप बी को ऑसिलेट करवाते हैं, इन सब को फिर आप इनके मीन पोजीशंस पे ले आए, सिस्टम को जो है वो स्टैटिक कर दें, फिर आप बी को स्ट्राइक करें। अगर बी को आप ऑसिलेट करवाएंगे तो फिर बी डैश जो है वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू सी और ए। क्यों? क्योंकि बी की बी डैश के साथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा और ये जो बी डैश है ना ये ऑसिलेट करेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ। और एनर्जी जो है ऑसिलेशंस की, ये जो एनर्जी हमने कहा है कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वो कहाँ से आती है? फ्रॉम द ड्राइविंग फोर्स। ये जिस फोर्स से आपने सी को ऑसिलेट करवाया था वही एनर्जी एक्चुअली सी डैश को ट्रांसफर होनी है, तो सी डैश का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। और एट रेजोनेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। और रेजोनेंस की जो टाइप्स हैं उनमें मैकेनिकल रेजोनेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है, और एक को हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस। आपकी बुक ने मैकेनिकल रेजोनेंस और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस लिखी। मैकेनिकल रेजोनेंस जो है इसकी बहुत अच्छी मिसाल जो है वो मोशन ऑफ स्विंग है, झूला है। बच्चे, जैसे मैंने कहा, बच्चे झूला झूलते हैं, बच्चा झूला ले रहा है और एक आदमी पीछे खड़ा है, वो उसको जब वापस आता है तो उसको स्ट्राइक करता है रिपीटेडली। जब वो स्ट्राइक करता है तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की जो एग्जांपल है वो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो मैग्नेटिक रेजोनेंस है ये होती है एमआरआई है। एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, ये मेडिकल इक्विपमेंट है, तो डायग्नोस्टिक के लिए यूज होता है। तो इसमें भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो यहाँ भी रेजोनेंस की मदद से ही ऑसिलेशन प्रोड्यूस की जाती है, उनका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो रिस्पॉन्स आता है, तो इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। हम एडवांटेजेस ऑफ रेजोनेंस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है रेजोनेंस का? चांस ऑफ ब्रिज टू कोलैप्स। इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि सपोज करें एक बहुत बड़ा पुल है किसी दरिया का, और इस ब्रिज से सोल्जर्स के कॉलम्स को गुजारना है, पैदल ही उनका मार्च है। तो आपको पता है कि जो आर्मी कॉप्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो मोशन है बड़ी सिंक्रोनाइज्ड होती है। वो जब दायां पांव जो है वो स्ट्राइक करते हैं फ्लोर के साथ, जमीन के साथ, तो सारे दायां ही स्ट्राइक करते हैं। फिर बायां करते हैं, उनका एक रिदमिक मार्च होता है। और रिदमिक मार्च अगर हो जाता है उनका एक बहुत बड़े पुल के ऊपर, तो उससे ऐसा हो सकता है कि ऑसिलेशंस पैदा हों, वाइब्रेशंस पैदा हों। और वो जो वाइब्रेशंस पैदा हों वो हो सकता है कि उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। और अगर वो बराबर हो जाए तो उससे ये हो सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है उससे बढ़ जाए। और अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है तो क्या होगा, वो ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो इसलिए कॉलम्स ऑफ सोल्जर्स आर advised to break their steps when they pass through the bridge of long span, because due to resonance there is chance of collapse of the bridge के ब्रेक होने के, कोलैप्स होने के चांसेस। दूसरा, रेजोनेंस इन एरोप्लेन विंग्स।
एरोप्लेन विंग्स में उनके जो कुछ पुर्जे हैं उनमें अगर रेजोनेंस हो जाती है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने से वहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है। तो कहता है कि इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर जो है और जो एरोप्लेन्स हैं उनके कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाए ताकि किसी एक पुर्जे की जो वाइब्रेशन है वो किसी दूसरे पुर्जे की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर ना हो जाए, कहीं पे उनकी रेजोनेंस की वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ ना जाए, उससे कोई नुकसान ना हो जाए। तो रेजोनेंस हो सकती है एरोप्लेन्स के विंग्स में या हेलीकॉप्टर का जो रोटर है उसमें, और उसका नुकसान हो सकता है। ऐसे आपकी बुक ने लिखा है, एडवांटेजेस लिखे हैं जी आपकी बुक ने, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। रेडियो को जो ट्यून करना है ये एग्जांपल है किसकी, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एक एग्जांपल है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। ये हम चैप्टर 16 में जाके, हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह पढ़नी है तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट इतना ही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो रेडियो को हम ट्यून करते हैं, सपोज करें आप एफएम चला रहे हैं और एफएम 103 हम सुनना चाहते हैं, तो वो 103 जो है एक्चुअली 103 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जो कि रेडियो स्टेशन से आ रही है, आप तक पहुंच रही है, उसको आप ट्यून करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी लाउडनेस बढ़ जाए और आपको वो स्टेशन सुनाई देना शुरू हो जाए। तो आपके पास जो रेडियो स्टेशन है, रेडियो है, उसकी नॉब को आप घुमाते हैं, टर्न करते हैं चैनल चेंज करने के लिए। तो अब जब उसको टर्न कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की, जो रिसीवर में लगा हुआ है, उसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है, कैपेसिटर और एलसी सर्किट लगा होता है। तो आप एक्चुअली कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज करते हैं और कैपेसिटेंस चेंज होने से क्या होता है कि उस ऑसिलेटिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होता है कि आप ट्यून कर सकते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी को। अगर इंटरनल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो 103 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी, तो ऊपर जो काफ़ी सारी वेव्स आ रही थी, बाहर तो काफ़ी सारी वेव्स आ रही हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, बाकी एफएम भी आ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अगर इंटरनल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है 103 मेगाहर्ट्ज होगी, तो बाहर से आने वाली जो 103 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसके साथ रेजोनेंस हो जाएगी। रेजोनेंस होने से एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाएगा, और एनर्जी अब्जॉर्प्शन जब मैक्सिमम होगा तो उससे बेटा ये होगा कि वो जो चैनल है वो ट्यून हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा और आपको आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी और FM 103 जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है कुकिंग बाय माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन जो है ये भी एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की ही एग्जांपल है। इसमें जो है माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, और माइक्रोवेव्स जो हैं वो चीज़ों को गर्म करने के लिए, हीट अप करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में यूज होती हैं। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये आपने याद रखनी है 2450 मेगाहर्ट्ज। और इसके अलावा जो है जो वेवलेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इस वेवलेंथ और इस फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो भेजी जाती हैं माइक्रोवेव ओवन से। कहाँ पे, उन मालिक्यूल्स पे जो भी आपने नीचे रखी हुई है, जो भी चीज़ रखी हुई है, पानी रखा हुआ है आपने, या आपने कोई भी आपके पास जिस चीज़ को आप गर्म करना चाहते हैं, हीट अप करना चाहते हैं, वो आपने रख दी है। अब उसके ऊपर जो है इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स फार करते हैं, क्योंकि मालिक्यूल्स जो है ना वाटर की और जो फैट के मालिक्यूल्स हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है ना वाटर मालिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो 2450 मेगाहर्ट्ज होती है। तो जो ऊपर से माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो भी 2450 मेगाहर्ट्ज है। तो ये इक्वल हो गई फ्रीक्वेंसी। वाटर मालिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो रेजोनेंस होती है और एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाता है, और इस तरह चीज़ें जो है वो जल्दी गर्म हो जाती हैं। तो जी आज का टॉपिक यही था। अल्लाह हाफ़िज़।